हेलो साथियों, आज हम क्लास 6 के एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। देखिए, अगर हम बात करें 6 के एनसीईआरटी में, ये हमारा भूगोल है, ठीक है। भूगोल का अगर पहले लेसन की बात करें तो इसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी, ठीक है। ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे आज हम? सौर मंडल में पृथ्वी। ये क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, ठीक है। बात करते हैं हम सूर्यास्त की, ठीक है। सूर्यास्त मतलब सनसेट, जब सूरज अस्त होता है, ठीक है। ये कह रहा है कि सूर्यास्त के बाद, ठीक है, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, ठीक, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। जब सूरज ढल जाता है, ठीक है, तब की ये बात कर रहा है कि आसमान को देखना कितना अच्छा लगता है। जब सूरज डूबता है ना, तो आसमान को देखना कितना अच्छा लगता है। अच्छा, जब आप देखे होंगे, जब सूरज डूबता है तो छोटे छोटे कहीं ना कहीं, जैसे जितना ज़्यादा सनसेट होगा, कहीं ना कहीं एक दो तारे दिखेंगे। तो उसी की बात कर रहा है कि आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी संख्या बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि सूरज डूबता जाता है और अंधेरा होता जाता है। जब अंधेरा होगा, सूरज डूबेगा, तो कहीं ना कहीं हमें चंद्रमा दिखता है, तारे दिखते हैं, है ना, उनकी बात कर रहा है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई तारे की गणना कहाँ कर पाएंगे आप? अनगिनत तारे हैं, है ना। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से क्या है? अलग है, ठीक है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान ही चमकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है कि इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, ठीक है। क्या कहता है कि इन चमकीली वस्तुओं के साथ, जैसे तारे हैं, ठीक है, उनके साथ हम चंद्रमा को तो प्रतिदिन देखते हैं। तो वही कह रहा है कि इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। कौन? चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा की बात कर रहा है कि अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है, ठीक है। कैसे? समझिएगा इसको। कह रहा आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख पाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आप पूर्ण चंद्रमा, ठीक है, पूर्ण चंद्रमा मतलब जैसे आपका ये चंद्रमा है, ठीक है, तो पूर्ण चंद्रमा को कह रहा है कि एक महीने में आप एक बार देख सकते हैं। अच्छा, जब आप उसको देखेंगे तो वो जो रात होगी, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसको पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। तो यह पूर्ण चंद्रमा वाली, सॉरी, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देखेंगे, ठीक है, एक बार देख सकते हैं। और यह जो है ना पूर्ण चंद्रमा वाली रात, या इसी को हम पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। कह रहा 15 दिन बाद, ठीक है, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। किसको? चंद्रमा को। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, ठीक है। क्या है? अमावस्या है, ठीक है। ऐसी रात में अगर, ठीक है, ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि भाई सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होता है, इसलिए हमें नहीं दिखती हैं वो वस्तुएं, है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुएं, ठीक है, को हम दिन में नहीं देख पाते, ठीक है। तो ये कहना चाहता है कि जब, ठीक है, रात होती है तो हमें क्या दिखता है? आसमान में बहुत सारे छोटे छोटे तारे दिखते हैं, चंद्रमा दिखता है ना, लेकिन दिन में नहीं दिखता। दिन में क्यों नहीं दिखता? क्योंकि देखिए जो सूर्य है उसकी प्रकाश ज़्यादा है, ठीक है, जिसके कारण हमें ये वस्तुएं नहीं दिखाई देती। ये बात यहाँ पे समझाना चाहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं, ठीक है। हमने क्या बताया? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं ना। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं, ठीक है।
क्या कह रहा है कि कुछ जो खगोलीय पिंड होते हैं इनमें कुछ बड़े आकार वाले होते हैं तथा कुछ छोटे वाले आकार भी होते हैं, है ना। तो कह रहा है कुछ बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ठीक है। ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। क्या होता है? अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, ठीक है। तो सूर्य क्या है? एक तारा है। क्यों? क्योंकि सूर्य का खुद का प्रकाश होता है, ठीक है। आपने सुना होगा, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, जो नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, ठीक है, सूर्य में, इसके वजह से सूर्य का क्या होता है? प्रकाश निकलता है, ठीक है, नाभिकीय संलयन के कारण, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या बताया कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों के बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं ना। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तो सूर्य क्या है? एक तारा है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सूर्य क्या है? एक तारा है, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, ठीक है। रात के समय जो चमकते हुए अनगिनत तारे हैं ना, वो सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोगों को उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं, ठीक है। समझिएगा, कह रहा रात के समय चमकते हुए जो अनगिनत तारे दिखाई देते हैं ना, वो सूर्य के समान ही है ना। लेकिन वो हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि देखिए सूर्य तो हमारे पृथ्वी के थोड़ी नज़दीक है, लेकिन ये तारे बहुत दूर हमारे पृथ्वी से हैं, ठीक है। वही कह रहा है, लेकिन हमसे, ठीक है, बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं, है ना। क्या कह रहा है कि आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज़ कितना छोटा दिखाई देता है। जैसे आपने देखा होगा, जब एरोप्लेन है, जब रनवे से, ठीक है, जब उड़ता है तो कितना बड़ा होता है, लेकिन जब ऊपर चला जाता है आसमान में तो कहीं ना कहीं बहुत छोटा दिखता है। तो उसी चीज़ को यहाँ बता रहा है कि आपने देखा होगा कि जो दूर की वस्तु है ना, हमें छोटी दिखाई देती है, लेकिन वो वस्तु अगर पास में हो तो बहुत बड़ी दिखाई देती है। यही कॉन्सेप्ट तारों का बताता है ना, कि तारे जो हैं हमें छोटे इसलिए दिखाई देते हैं, उनकी ऊष्मा और प्रकाश को हम इसलिए नहीं फील कर पाते हैं क्योंकि वो हमारे पृथ्वी से बहुत दूर हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या रात्रि में आसमान की ओर देखते समय, ठीक है, आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। नक्षत्र मंडल कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय, रात को आप आसमान में देखेंगे तो आपको क्या प्रतीत होगा? वही कह रहा है कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, है ना। और इन्हें हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, अगला पॉइंट है अर्सा मेजर, या इसको हम बिग बियर कहते हैं, ठीक है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो पूछ देगा कि अर्सा बियर है क्या? तो अर्सा बियर जो है ये अर्सा मेजर क्या है? तो अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है? एक नक्षत्र मंडल है, ठीक है। क्वेश्चन तो ऐसे ही पुटअप कर सकता है कि बताइए जो अर्सा मेजर है या बिग बियर है ये क्या है? तो ये एक नक्षत्र मंडल है, ठीक है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, ठीक है। सप्तऋषि, सप्त माने 7, ऋषि माने संत, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि, ठीक है। अब बात करेगा सप्तऋषि के बारे में, ठीक है। यह 7 तारों का समूह है। सप्तऋषि कितने तारों का समूह है? 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। किसका भाग है? अर्सा मेजर, जो नक्षत्र मंडल हमारा है उसका भाग है, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। चूँकि पहले क्या था, घड़ी तो थी नहीं, तो लोग कैसे समय का निर्धारण करेंगे? तो तारों को देख के करते थे, ठीक है। तो यही कह रहा है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का जो निर्धारण है, ठीक है, दिशा और समय दोनों का, तो यहाँ पे दिशा की बात कर रहा है ना, जो डायरेक्शन हमारी है, तो दिशा का निर्धारण कैसे होता था? तारों को देख के दिशा का निर्धारण करते थे, ठीक है। तो लोग रात्रि के समय दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, ठीक है। जो उत्तरी तारा है ना, वो किस दिशा को बताएगा? उत्तरी दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, क्या कहा जाता है? ध्रुव तारा, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है, और इसी उत्तरी तारे को ध्रुव तारा भी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं।
रुकिए कलर चेंज कर लें। कह रहा है यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ठीक है, किसकी बात कर रहा? उत्तरी तारे की ना। तो उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। और यह जो तारा है ना, ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। कौन? उत्तरी तारा। ठीक है, हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ठीक है, ये चित्र की बात कर रहा है जो पीछे दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा कुछ खगोलीय आगे क्या कह रहा है? कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता। ठीक है, कुछ में तो होता है, कुछ में नहीं होता है ना। तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, किससे होते हैं? तारों के प्रकाश से। जैसे सूर्य क्या एक तारा है ना, वैसे ही कह रहा है कि वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं ना। तो ग्रह की परिभाषा भी यहाँ से निकलती है ना, कि जिसमें क्या होता है, वो कह रहा अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइड शब्द से बना हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक। क्या होता है? परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। जैसे आपकी पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। ठीक है, सूर्य क्या है? एक तारा है ना। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। बुध क्या है? ग्रह है। शुक्र क्या है? ग्रह है। लेकिन चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे उपग्रह क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ ग्रह के बारे में क्या बता रहा है कि क्या होते हैं? ये चारों ओर घूमने वाले होते हैं ना। अब देखिए पृथ्वी की बात करेगा ना, कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। ठीक है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। ठीक है, चूँकि भाई देखिए इनके पास जो ग्रह होते हैं इनके पास खुद का अपना प्रकाश तो होता नहीं है, तो ये क्या करते हैं? ये किसी दूसरे से प्रकाश लेंगे। तो ये पृथ्वी जो है हमारी, वो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। ठीक है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है फिर से एक बार देख लीजिए। यह अपना संपूर्ण प्रकाश, ठीक है, प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। कौन? पृथ्वी। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। ठीक है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। क्या है? उपग्रह। अच्छा, उपग्रह क्या है? उपग्रह वो होते हैं ना जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, यानी जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं, उसे उपग्रह यानी सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, जैसे चंद्रमा हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह है ना। तो ये कह रहा है आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी के सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है ना। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, है ना। चलिए अब हम बात करेंगे सौर मंडल की। ठीक है, सौर मंडल होता क्या है? ठीक है, देखिए सौर मंडल की बात करते हैं तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, ठीक है, एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। ठीक है, जिसका मुखिया सूर्य होता है। ये कहना चाहता है, जैसे सूर्य है, ठीक है, ये आपका सूर्य है। ठीक, सूर्य के बाद ये आपके 8 ग्रह हो गए। ठीक है, उसके बाद आपके इसमें कुछ उपग्रह हैं। ठीक है, उपग्रह जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, कुछ खगोलीय पिंड हैं। ठीक है, जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सौरमंडल इसे कहते हैं, क्योंकि सीधा सीधा एग्जाम में डेफिनेशन पूछ देता है ना कि सौरमंडल किसे कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य, 8 ग्रह, ठीक है, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है? तो सूर्य होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सूर्य के बारे में। ठीक है, थोड़ी सूर्य के बारे में चर्चा करें। देखिए सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? सौरमंडल के केंद्र में ना। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। पृथ्वी, ठीक है, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर। ठीक है,
तो सीधा सीधा एनसीईआरटी क्या बता रही है, जो सूर्य है ना हमारे पृथ्वी से लगभग कह रही, ठीक है, लगभग कितना 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। एक बार फिर से देख लें सूर्य के बारे में। देखिए सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है, ठीक है। कैसा है? बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, ठीक है। इसका खिंचाव बल, ठीक है, इसे सौर मंडल को बांधे रखता है, ठीक है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। कैसा है? एकमात्र स्रोत है। किसके लिए? सौर मंडल के लिए, ठीक है, प्रकाश एवं ऊष्मा का। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी यह हमसे बहुत दूर है। अच्छा, कितना दूर है? तो पृथ्वी से सूर्य लगभग आपका 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्रह की, ठीक है। ग्रह क्या होते हैं? हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने हैं? 8 ग्रह, ठीक है। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, ठीक है, मतलब यहाँ सूर्य आपका है, ठीक है। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे पहले आपका बुध आता है, फिर शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। 8 ग्रह हो गए। तो ग्रह के बारे में क्या बताया कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार अगर देखें तो सबसे पहले कौन है? बुध है। बुध के बाद शुक्र है। शुक्र के बाद पृथ्वी है, ठीक है, जहाँ पे हम रहते हैं। उसके बाद मंगल है, ठीक है। मंगल के बाद बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस और नेपच्यून है, ठीक है। देखिए सौर मंडल के, ठीक है, सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो सौर मंडल के जितने भी 8 ग्रह हैं वो कैसे पथ पर चक्कर लगाते? तो एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते, ठीक है। जो सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। कैसे हैं? दीर्घ वृत्ताकार में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ये कक्षा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कक्षा यानी ऑर्बिट कहलाते हैं, ठीक है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, ठीक है। हमने बताया ना दूरी के अनुसार बुध सबसे नज़दीक है, ठीक है। तो बुध क्या है? सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। कितने लगते हैं? 88 दिन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाता है आपका कि बुध को सूर्य का परिक्रमा करने में या चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 88 दिन का लगता है, ठीक है। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, ठीक है। सॉरी, शुक्र को ना, सूर्य को नहीं, शुक्र, सूर्य तो एक तारा है। शुक्र को पृथ्वी का क्या कहते हैं? जुड़वा ग्रह माना जाता है, ठीक है। तो सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको माना जाता है? तो शुक्र को माना जाता है, ठीक है। क्यों माना जाता है भाई? इसके पीछे रीज़न होगा। हाँ, इसलिए कि इसका जो आकार और आकृति है ना, ये लगभग पृथ्वी के ही समान है। किसका? शुक्र का, ठीक है। तो शुक्र का जो आकार और आकृति है लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी के समान ही जुड़वा ग्रह माना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, ठीक है, प्लूटो। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में बैठक हुई थी, ने यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले इसे खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड यानी 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। क्या कहे जा सकते हैं? बौने ग्रह, ठीक है। अब हम बात करेंगे पृथ्वी की, ठीक है। देखिए पृथ्वी कह रहा है सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, ठीक है। कौन सा है? तीसरा है। पहले कौन है? बुध है, ठीक है। फिर कौन है? शुक्र है। फिर कौन है? पृथ्वी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आकार में, ठीक है, ये तो आपकी दूरी के अनुसार थी, ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार। लेकिन अगर आकार में देखें, ठीक है, यानी बड़े छोटे में सबसे बड़ा कौन है? ठीक है, सबसे बड़ा बृहस्पति आपका हो गया। फिर दूसरे नंबर पे कौन है? जो पृथ्वी हमारी ना, ये 5वें नंबर पे आती है, ठीक है। तो आकार में कौन किस नंबर पे है? 5वें नंबर पे, ठीक है। वही कह रहा है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यानी पृथ्वी पे आपने सुना होगा एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है ना। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, ये चपटे हैं। यही कह रहा है कि ध्रुवों के पास थोड़ी क्या, ये चपटी है, ठीक है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भू आब कहा जाता है, ठीक है। तो पूछ देगा कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो भू आब ऐसी, ठीक है। या सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन अगर बन जाएगा कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो भू आब है, ठीक है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, ठीक है, पृथ्वी के समान आकार, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, सूर्य से दूरी के हिसाब, ठीक है, सूर्य से दूरी के हिसाब, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें ऐसे, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास
थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इससे आकार को क्या कहते हैं, इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भू-आभ। ठीक है। अच्छा, यहाँ बताया कि भू-आभ का अर्थ क्या होता है, तो पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, ये भू-आभ का अर्थ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। ठीक है, मतलब जीवन जीने के लिए जो भी हमें आवश्यकता तो चाहिए होते हैं, ठीक है, वो सब पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं ना। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो पृथ्वी पे क्या उपस्थित है? पानी और वायु दोनों उपस्थित है, और जो कि जानते हैं आप जीवन जीने के लिए दोनों बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, है ना। तो वही कह रहा है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद हैं, है ना। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। कैसा है? अद्भुत ग्रह है। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढका हुआ है। कौन? पृथ्वी, है ना। इसके 2 सतह पर क्या है? पानी है। ठीक है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा यहाँ से कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी के 2/3 हिस्से पे यानी 2/3 हिस्से पे क्या है? पानी है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं पृथ्वी को। देखिए, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब में पृथ्वी तीसरे स्थान पे है और आकार में 5वें स्थान पे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमारे ये बन गए। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूर्य से दूरी के हिसाब में बताइए पृथ्वी का कौन सा स्थान है, तो तीसरा है। और अगर पूछ दे आपसे आकार में, तो 5वां है। ठीक है, उसके बाद यह ध्रुवों पे कैसी है? थोड़ी चपटी है। ठीक है, जहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहाँ पे चपटी है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भू-आभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भू-आभ। और भू-आभ का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, अच्छा, जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। ठीक है, पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है ना। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो पृथ्वी पे क्या उपस्थित है? पानी और वायु। ठीक है, कह रहा है वायु में, ठीक है, वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसे रंग की दिखती है? तो नीले रंग की दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि इसकी 2/3 सतह जो कि पानी से ढका हुआ है, यानी ऐसे कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो 2/3 भाग है ना, ये पानी से ढका हुआ है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए निम्न में से नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम चलेंगे चंद्रमा पे। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। ठीक है, देखिए हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। कौन? चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा। ठीक है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। कितना है? 1/4। ठीक है, यानी 1/4। ठीक है, यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि यह हमारे ग्रह यानी पृथ्वी से, ठीक है, हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। मतलब ये कहना चाहता है सिंपल, कि जो चंद्रमा है ना, ठीक है, यह पृथ्वी के, ठीक है, व्यास का 1/4 है और हमें इसलिए बड़ा दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी से बहुत नज़दीक है। ठीक है, अच्छा, दूरी कितनी है तो समझिएगा, यह हमारे पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। कौन? चंद्रमा। ठीक है, अब तक आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? देखिए, पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है और पृथ्वी से चंद्रमा कितना दूर है, दोनों का एक्चुअल डेटा हमें पता हो गया, तो हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि कौन नज़दीक है, कौन हमसे दूर है। ठीक है, चंद्रमा क्यों हमें बड़ा दिखाई देता है, सूर्य में क्यों इसके अपेक्षा थोड़ा छोटा दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए चंद्रमा के बारे में क्या कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। अच्छा, ये पृथ्वी का चक्कर क्यों लगाता है? क्योंकि हमने क्या बताया कि जो, ठीक है, उपग्रह होते हैं, जो सैटेलाइट्स होते हैं ना, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा क्या एक उपग्रह है, इसलिए वो क्या करता है? पृथ्वी का क्या करता है? चक्कर लगाता है। ठीक है, तो चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। तो वही कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है, तो लगभग 27 दिन का समय लेता है। ठीक है, लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर घूम जाता है, चूँकि आपने पढ़ा होगा, जब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे पृथ्वी की जो गतियाँ हैं, ठीक है, 2 प्रकार की होती है, वैसे इनकी भी 2 गतियाँ हैं, है ना। तो अपने एक अक्ष पे घूमना, ठीक है, और एक है किसी के परितः घूमना, चारों ओर घूमना। ठीक है, तो चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और अपने अक्ष पर भी घूमता है। लेकिन यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जो चंद्रमा है ना, ये चाहे पृथ्वी की परिक्रमा करे या अपने अक्ष पे घूमे, तो लमसम अगर बात करें, लगभग दोनों
का लगभग 27 दिन ही लगता है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है। तो दोनों गति कितने दिन में? लगभग 27 दिन में इसकी पूरी हो जाती है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कितना? एक भाग दिखाई पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है, ठीक है। चंद्रमा के बारे में क्या बताया हमने कि चंद्रमा की परिस्थितियाँ जो हैं जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि बताया कि इसकी जो सतह है ना, इसकी सतह पर पर्वत हैं, मैदान भी हैं और गड्ढे भी हैं, ठीक है, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। क्या कहते हैं? छाया बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको कब देख सकते हैं? तो पूर्णिमा के दिन, ठीक है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्षुद्र ग्रह की, ठीक है। अब क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? देखिए, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना। तो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त जो असंख्य छोटे पिंड होते हैं ना, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब देखिए भाई, हमने आपको पहले ही बताया था कि जो सौरमंडल पड़े तो सूर्य क्या हमारा केंद्र में स्थित था, ठीक है। बताया था वहाँ पे सौरमंडल में सारे चीज़ थे, तारे भी थे, ग्रह भी थे, उपग्रह भी थे, सब कुछ था उसमें। लेकिन ये क्या करते थे? सूर्य का परिक्रमा करते थे, सूर्य के चारों तरफ घूमते थे, ठीक है। और उपग्रह जो होते हैं वो ग्रह के चारों तरफ घूमते हैं, और जो ग्रह होते हैं वो किसके चारों तरफ घूमते हैं? सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, है ना। वही कह रहा है कि तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त अन्य असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो एक डेफिनेशन यहाँ से ये बन के आती है कि बताइए क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, है ना। तो तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त जो असंख्य छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है, ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, ठीक है। किसके किसके बीच? देखिए, ये मंगल आपका है, ठीक है, मंगल, और ये बृहस्पति है, ठीक है। बृहस्पति बड़ा है, तो इनके बीच में जो ये पेटी पाई जाती है ना, ये वाली, दूसरे कलर से इसको बनाते हैं, ये जो पेटी है, ठीक है, छोटे 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 ऐसे, यही हमारे क्या हैं? क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। कह रहा है तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इनको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? ग्रह के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। जैसे मान लीजिए कोई ग्रह है ना, किसी कारण बस विस्फोट हुआ उसमें से टूट के कुछ ग्रह अलग हो गए, ठीक है। मतलब ग्रह से अलग हो गए, तो जो अलग हो गए वही क्या है? क्षुद्र ग्रह हैं। मतलब उनका क्या है? एक भाग ही है। यही कह रहा है ना कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ना, ये ग्रह का एक भाग ही होते हैं, जो कि बहुत समय पहले क्या हुए थे? ये टूट गए थे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि कुछ वर्ष पहले क्या विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं उल्का पिंड की ना। उल्का पिंड क्या होते हैं? उल्का पिंड कह रहा है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले डिफिनेशन ये है कि उल्का पिंड कहते किसे हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो इसकी डिफिनेशन निकल के ये आएगी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, ठीक है, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को, कैसे? जो पत्थर है ना, इनके छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के, रुके कलर चेंज करते हैं ना, ये प्रॉब्लम कर रहा है कलर। ये कलर लेते हैं। हाँ, क्या कह रहा है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, ठीक है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। भाई बहुत ऊपर से गिरेगा तो कहीं ना कहीं गड्ढा बन ही जाएगा, ठीक है। तो ये था उल्का पिंड के बारे में। तो हमने क्या बताया कि कभी कभी उल्का पिंड पृथ्वी की सतह कितने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति
ठीक है, पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म हो जाते हैं। फ्रिक्शन फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने ना, वही फ्रिक्शन की बात कर रहा है कि जब घर्षण होता है ना, जब वायु में आएंगे, ये वायुमंडल में जहाँ प्रवेश करेंगे तो भाई कहीं ना कहीं फ्रिक्शन होगा। जब फ्रिक्शन होगा तो हीट में पैदा होगी और ये क्या करेंगे, जल जाएंगे। ठीक है, अब जल जाएंगे तो ऊपर ही खत्म हो जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो जल नहीं पाते। जब जल नहीं पाते तो क्या होगा, सीधे पृथ्वी के सतह पर गिर जाते हैं ना। जब गिरेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, गड्ढा बन जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, कह रहा क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यही पट्टी क्या कहलाती है? आकाशगंगा कहलाती है। ठीक है, तो आकाशगंगा की डिफिनेशन क्या होगी यहाँ से? ठीक है, यहाँ से पूछेगा कि खुले आकाश में एक और दूसरी, देखिए ये कह रहा है खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। तो आकाशगंगा किसका समूह है? लाखों तारों का समूह है। ठीक है, जैसे सूर्य क्या है, हमारा एक तारा है ना। तो उसी तरह कह रहा है कि जो जैसे सूर्य की तरह ही बहुत लाखों तारे हैं, तो उनका एक समूह क्या है? आकाशगंगा है। ठीक है, और हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का क्या है? एक भाग है। ठीक है, क्या है? भाग है ना। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ता था। ठीक है, या ऐसे कह सकते इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। ठीक है, तो आकाशगंगा क्या है कि लाखों तारों का क्या है? एक समूह है। ठीक है, आगे कह रहा है कि हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का क्या है? एक भाग है ना। ये प्राचीन भारत मतलब पहले की बात कर रहा है। ठीक है, तो प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में, ठीक है, प्रकाश की एक बहती हुई नदी से की गई थी। ठीक है, ऐसा लगता था मानो बहुत पहले लोग ऐसे, उनको ऐसा लगा कि आकाश में एक नदी बह रही है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी, मतलब ऐसा लगता है कि प्रकाश की एक नदी बह रही है आकाश में। ठीक है, उससे इसकी कल्पना की गई थी। इस प्रकार इसका नाम क्या पड़ा? आकाशगंगा। ठीक है, गंगा क्या है? एक नदी का नाम है। ठीक है, और उन्हें ऐसा लगा कि आकाश में कोई प्रकाश की एक नदी बह रही है। ठीक है, इसीलिए उसका नाम आकाशगंगा पड़ा। ठीक है, आकाशगंगा करोड़ों तारों, ठीक है, कह रहा है आगे कि आकाशगंगा करोड़ों करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों, ठीक है, इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड का एक यहाँ से डिफिनेशन निकलती है कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं, है ना। ठीक है, ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, इसलिए ठीक है नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का क्या है? हिस्सा हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आ गया